my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 42। तो उसके पहले की सारी वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो उसका मॉक टेस्ट सीरीज़ का पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी दिया है। तो यहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेस्ट टू असेस PEM इन चिल्ड्रन इन अर्ली स्टेज इज बाई। PEM मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की अर्ली स्टेज होती है, मीन्स स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब शुरुआत होती है, तब उसको कैसे मेज़र करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि जो चाइल्ड है उसमें PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो उसके लिए जब अर्ली स्टेज के लिए यूज़ करते हैं एंथ्रोपोमेट्री। प्रोटीन एंड एनर्जी, जब प्रोटीन और एनर्जी दोनों का डेफिशिएंसी होगी तो टिश्यू थिनिंग होगी, मतलब वेट कम होगा। तो जब वेट कम होगा, टिश्यू थिनिंग होगी, तो एंथ्रोपोमेट्री मीन्स बॉडी मेजरमेंट्स लेना। तो बॉडी के मेजरमेंट्स लेके चेक कर सकते हैं कि हाँ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो रहा है। तो अर्ली स्टेज के लिए एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट ये ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट विच मैक्सिमम कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन टेक प्लेस। प्रोटीन का कोआगुलेशन कौन सी pH पे प्रोटीन का कोआगुलेशन होता है और वो उस pH को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो 4.6 इज द करेक्ट ऑप्शन। जो 4.6 pH है यहाँ पे मिल्क प्रोटीन का मैक्सिमम कोआगुलेशन होता है, मीन्स जो प्रोटीन है वो कोआगुलेट करके एक साथ जो है प्रोटीन जो है वो एक साथ जम जाती है, उसको बोलते हैं कोआगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ क्लियर फ्लूइड डाइट सप्लाइज। जो क्लियर फ्लूइड डाइट है जिसमें सिर्फ फ्लूइड मीन्स लिक्विड होता है, जैसे बार्ले वाटर है, जौ का पानी हो गया, तो ये जो क्लियर फ्लूइड डाइट होती है इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट क्या सप्लाई करता है ये। तो जो क्लियर फ्लूइड डाइट है वो सप्लाई करते हैं ओनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरी। क्लियर फ्लूइड डाइट मीन्स बार्ले वाटर और जौ का पानी है, तो इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी मिलता है यहाँ से, इसमें प्रोटीन मिनरल्स कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनीमिया कॉज्ड बाय फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज। ये क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कौन सी एनीमिया जो है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से कौन सी एनीमिया होती है। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी बोलते हैं। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होती है वो होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। B12 की कमी से होती है परनीसियस एनीमिया। तो इसका फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होती है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर मस्ट बी अल्टरेशन बिटवीन एक्टिव प्ले एंड एक्टिव प्ले मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कुछ खेल खेल रहे थे तो उसके बाद कैसा खेलना चाहिए। जैसे कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काम किया उसके बाद बोलते हैं थोड़ी देर आराम कर ले, या फिर कोई कम एनर्जी वाला काम कर ले। तो वही सेम यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्ले या कोई एनर्जेटिक काम किया या एनर्जी वाला खेल खेला, उसके बाद क्या चाहिए, क्वाइट प्ले मीन्स ऐसा खेल जिसमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़े। तो एक्टिव प्ले और क्वाइट प्ले में अल्टरेशन होना चाहिए। ऐसे जब पूरे दिन की जब एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं तो एक एक्टिविटी जब हाई एनर्जी वाली अगर रखते हैं तो उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी होती है वो लो एनर्जी वाली एक्टिविटी रखते हैं। तो वही है एक्टिव प्ले एंड क्वाइट प्ले में अल्टरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप मीन्स जब ग्रुप में खेलते हैं। सॉलिटरी प्ले मीन्स जब अकेले खेलते हैं। पैरेलल मीन्स कई सारे लोग खेलते तो हैं बट अलग अलग खेलते हैं, वहाँ पे कई सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसएबिलिटी इन रीडिंग इज कॉल्ड। जब पढ़ने में कोई दिक्कत होती है या जब पढ़ने में कोई दिक्कत होती है उसको क्या कहते हैं। जब पढ़ने में कोई दिक्कत होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, जब रीडिंग प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। हीमोफीलिया में जब ब्लड कोआगुलेट नहीं करता है तब होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड है डिसएबिलिटी इन राइटिंग इज कॉल्ड। राइट जब लिखने में कोई दिक्कत होती है
उस डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं? तो उस डिसेबिलिटी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, जब लिखने में कोई दिक्कत होती है या लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। जब पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, रीडिंग में कोई दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द मोटिव यूज्ड इन बांधनी इज। बांधनी मीन्स टाई एंड डाई। तो टाई एंड डाई में कौन सा मोटिव ज़्यादातर यूज होता है? तो बांधनी में टाई एंड डाई में ज़्यादातर जो है ये लड्डू जलेबी वाला मोटिव यूज़ होता है। तो आपको बताना ये है कि टाई एंड डाई कहाँ फेमस है। मीन्स बांधनी मीन्स टाई एंड डाई, इसका जो बेसिक ज़्यादातर जो मोटिव यूज़ होता है वो है लड्डू एंड जलेबी। आपको बताना यह है कि टाई एंड डाई कहाँ फेमस है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि टाई एंड डाई कहाँ फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साल्ट इज एडेड इन डाइंग फॉर। जब कोई कपड़ा डाई करते हैं तो उसमें नमक सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? जब कोई कपड़ा डाई करते हैं उसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं क्योंकि सॉल्ट जो है हेल्प करता है मैक्सिमम डाई को एब्जॉर्ब करने में एंड जो एक्स्ट्रा डाई है उसको एग्जॉशन में। तो बेसिकली जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एग्जॉशन के लिए, कि जो एक्स्ट्रा डाई कलर है या एक्स्ट्रा जो डाई है वो निकल जाए, इसके लिए सॉल्ट को यूज़ करते हैं। सॉल्ट इज़ एडेड इन डाई फॉर एग्जॉशन मीन्स जो एक्स्ट्रा कलर है कपड़े में वो निकल जाए, इसके लिए सॉल्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एटीट्यूड, फीलिंग एंड इंटरेस्ट। एटीट्यूड, फीलिंग एंड इंटरेस्ट ये कैसे कंपोनेंट हैं? तो एटीट्यूड हो गया, फीलिंग है, इंटरेस्ट है, ये अफेक्टिव हैं। क्योंकि हम एटीट्यूड है, फीलिंग है या इंटरेस्ट है, ये अफेक्ट करते हैं किसी को या फिर किसी के द्वारा अफेक्ट होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट मीन्स जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं, जैसे थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब आता है कॉग्निटिव। टेम्पोरल मीन्स जो टाइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको बोलते हैं टेम्पोरल कंपोनेंट। फिजिकल जो बॉडी मूवमेंट होगा उसको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट, जो बॉडी से रिलेटेड है उसको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। बट जो एटीट्यूड हो गया, फीलिंग है, इंटरेस्ट है, ये हैं अफेक्टिव कंपोनेंट, जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं या किसी के द्वारा अफेक्ट होते हैं, मीन्स एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उसको बोलते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आइडियल साइज फॉर फ्लैश कार्ड इज। जो फ्लैश कार्ड है ये एक विजुअल एड है, जिसमें देख के स्टोरी या कुछ समझाया जाता है, उसको तो फ्लैश कार्ड। तो इनका जो आइडियल साइज़ है, फ्लैश कार्ड का साइज़ क्या होना चाहिए? तो 10 × 12 इंचेस। इसमें 10 से 12 फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिनमें कुछ इमेज जैसा बना होता है, जिसके थ्रू एक स्टोरी बताते हैं, लोगों को जो समझाते हैं दिखा के कि हाँ पहले ये था, उसके बाद ये हुआ। मीन्स एक विजुअल स्टोरी, विजुअल्स के थ्रू उनको स्टोरी समझाते हैं या अवेयरनेस देते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है फ्लैश कार्ड। और फ्लैश कार्ड का जो आइडियल साइज़ होता है वो 10 से 12 इंचेस होता है। और ये एक्सटेंशन में यूज़ होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन में यूज़ होता है एज अ विजुअल एड, मीन्स देखने वाला, जिसको देख के लोगों को समझाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र मीन्स KVK। सबसे पहला KVK 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, बट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो सबसे पहला KVK है वो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था पौंडीचेरी में। सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस फॉर जेली मेकिंग इन फ्रूट इज। जब फ्रूट्स की जब जेली बनाते हैं तो जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या है? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस क्या है जो जेली बनाने में हेल्प करता है? तो जेली बनाने में जो हेल्प करता है वो है पेक्टिन। पेक्टिन जो है वो सबसे ज़्यादा जेली बनाने में हेल्प करता है। पेपेन ये एंजाइम है जो पपाया में पाया जाता है। प्रोटीन एंड फाइटिन मीन्स प्रोटीन, तो सिंपल प्रोटीन है। जो पेक्टिन है ये यूज़ होता है जेली बनाने में। फ्रूट्स के जब जेली बनाते हैं उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है, वो है पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंसुलिन इन यूज्ड फॉर। जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है, तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है? ये मेनली इंसुलिन क्यों यूज़ किया जाता है? तो इंसुलिन जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन यूज़ किया जाता है। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं
उनके ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने के लिए उनको इंसुलिन दिया जाता है। और इसका एंटागोनिस्ट मीन्स इसका जो अपोजिट है वो है ग्लूकागॉन हार्मोन। और ग्लूकागॉन हार्मोन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तब ग्लूकागॉन काम करना बंद कर देता है और इंसुलिन काम करने लगता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है और ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना और ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्फेंट्स क्लॉथिंग शुड बी सेलेक्टेड प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ। जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके जब कपड़े सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान में क्या रखते हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए। जो प्राइमरी पॉइंट है उनके कपड़े के सिलेक्शन का वो है कंफर्ट। जो छोटे बच्चे हैं उनमें मेन ये देखते हैं कि उनके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, जिसमें बच्चा कंफर्ट रहे। तो जो प्राइमरी बेसिस है इन्फेंट के कपड़े के सिलेक्शन का वो है कंफर्ट, जिसमें उनको आराम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सॉइल प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर हाई बिल्डिंग्स। कौन सा टाइप की मिट्टी या कौन सा टाइप की सॉइल जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। जब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनानी है उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके फाउंडेशन में कैसी मिट्टी यूज़ करते हैं जो उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, हाई बिल्डिंग्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए रॉकी सॉइल मीन्स जहाँ पे पत्थर, सीमेंट ये सब यूज़ करते हैं, रॉकी सॉइल ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए रॉकी सॉइल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैसेज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाई। अगर कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस है वहाँ से मैसेज की शुरुआत कौन करता है, सबसे पहले मैसेज कौन देता है, मैसेज की शुरुआत कौन करता है, कौन इनिशिएट करता है मैसेज। जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो रही है वहाँ पे अगर मैसेज को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैसेज कौन स्टार्ट करेगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, तो सिंपली कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो सेंडर से स्टार्ट होती है। तो जो सेंडर है वो मैसेज को इनिशिएट करेगा। जब सेंडर मैसेज भेजेगा तभी तो आगे रिसीव थ्रू चैनल्स ट्रैवल करके रिसीवर पहुंचेगा, फिर रिसीवर फीडबैक देगा। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैसेज का इनिशिएशन है वो करता है सेंडर। मीन्स जब कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज की जो शुरुआत होती है वो सेंडर करता है। सेंडर को कहीं कहीं सोर्स भी बोलते हैं, तो अगर सोर्स भी लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंडर और सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच मीन्स जहाँ पे पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से या फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस। तो इंडिविजुअल अप्रोच के एग्जांपल्स क्या हैं, तो जो फार्म एंड होम विजिट, जब किसी के घर पे आप विजिट करते हो, किसी के फार्म को विजिट करते हो तो वहाँ पे आप इंडिविजुअली उनसे बात करते हो, डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हो। तो जो इंडिविजुअल अप्रोच का एग्जाम्पल है वो है फार्म एंड होम विजिट। लेक्चर, वर्कशॉप, फेयर ये सब ग्रुप मेथड में आ जाएंगे। जहाँ पे इंडिविजुअल अप्रोच की बात होगी तो वो हो जाएगा फार्म एंड होम विजिट हो गया, जहाँ पे पर्सनल लेटर्स हो गए या टेलीफोन करके किसी को कुछ इंक्वायर करना, तो ये सब आ जाएंगे इंडिविजुअल अप्रोच में। तो फार्म एंड होम विजिट जो है ये आ जाएगा इंडिविजुअल अप्रोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। क्रेटिनिज्म कौन से सब्सटेंस की डिफिशियंसी से होता है, तो क्रेटिनिज्म जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। मेंटल रिटार्डेशन, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, मैक्सिडिमा ये सब जो है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो क्रेटिनिज्म जो है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। और जो मेन आयोडीन इसलिए फोर्स करते हैं कि आयोडीन सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, सो मेनली इसलिए फोर्स करते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है आयोडीन की डेफिशिएंसी से मेंटल रिटार्डेशन। और क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, मैक्सिडिमा ये सब भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं आयोडीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट हैव लोएस्ट वैल्यू। ये स्केल ऑफ मेजर्स हैं
नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी स्केल की होती है? तो जब से इनमें नॉर्मली यही पूछते हैं कि लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो नॉमिनल स्केल की होती है, तो उसको याद करने के लिए NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। सबसे लोएस्ट वैल्यू है नॉमिनल की, देन आता है ऑर्डिनल, फिर आता है इंटरवल एंड फिर आता है रेशियो। रेशियो स्केल की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है और नॉमिनल स्केल की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा कम होती है। तो NOIR करके आप यूज लर्न कर सकते हैं सिंपली वन वर्ड नेमोनिक्स बना के कि NOIR, नॉयर जो नॉमिनल स्केल है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, जो रेशियो स्केल है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। नॉर्मली यही पूछते हैं कि लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू, या फिर इनको पूछ लेते हैं कि इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। तो अगर आप NOIR सिंपली नेमोनिक्स के थ्रू याद कर लेते हैं, फर्स्ट लेटर लेके याद कर लेते हैं, तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन, जैसे अगर लोएस्ट वैल्यू पूछा है तब भी सॉल्व हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू पूछा है तब भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर इनको अरेंज ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करना है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो NOIR नॉमिनल स्केल की वैल्यू लोएस्ट होती है, रेशियो स्केल की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होती है। एंड आपको बताना है कि टाई एंड डाई कहाँ फेमस है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वे टू JRF यूट्यूब चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।